हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लिमिटेशन एक्ट के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि लिमिटेशन होता क्या है, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें तो जो लिमिटेशन पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो गवर्न किया जाता है किसके अंडर में? लिमिटेशन एक्ट 1963। ओके, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 में बना था, जिसके तहत लिमिटेशन पीरियड को गवर्न किया जाता है। ये पूरे देश में लागू है, हमारे पूरे देश में यानी इंडिया में लागू है। और ये लॉ कब से इम्प्लीमेंट हुआ था? एक्ट बना था 1963 में और अप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 1964 में। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हमने समझ ली कि पहली बात ये कि लिमिटेशन पीरियड जो होता है, अभी हम ये नहीं जान पाए हैं लिमिटेशन पीरियड होता क्या है एक्चुअल में, वो हम अभी समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो गवर्न किया जाता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत। जो लॉ होता है लिमिटेशन एक्ट का, वो पूरे देश में लागू होता है और ये लॉ अप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 1964 थे। एक्ट आया था 1963 में और अप्लीकेबल हुआ था उसके अगले साल यानी कि 1 जनवरी 1964 से। तो अब समझते हैं फ्रेंड्स कि लिमिटेशन होता क्या है, लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, अजय ने क्या किया, एक लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 जनवरी 2020 को रमेश को 2 साल के लिए। ठीक है, समझते जाएंगे बातों को। बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। एक अजय है, अजय ने रमेश को उधार दे दिया, कितने का? 2 लाख रुपए का। कितने या 1 लाख रुपए का दिया है, कितनी तारीख को? 1 जनवरी 2020 को। और दो साल के लिए लोन उधार दिया हुआ है कि रमेश ने कहा कि मैं 2 साल बाद आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो अगर 2 साल बाद वापस करेगा तो इसका मतलब उसे 1 जनवरी 2022 को रमेश को वापस कर देना होगा। 2 साल बीत जाएंगे, लेकिन अजय के पास काफ़ी सारा पैसा था तो उसे उस समय पैसे की ज़रूरत नहीं थी। तो इसकी वजह से उसने रमेश से मनी की डिमांड ही नहीं की। कब? 1 जनवरी 2022 को, जब 2 साल बीते तो अजय के पास में पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उसने रमेश से पैसे मांगे ही नहीं। अब नहीं मांगे तो कोई बात नहीं, रमेश ने भी वापस नहीं किया। 2030 में जब अजय को पैसों की ज़रूरत हुई, मतलब 2020 में लोन दिया गया था, 2022 में उसे वापस लेना चाहिए था, लेकिन उसने मांगा नहीं, रमेश ने चुकाया नहीं वापस। अब आ गया 2030, मतलब काफ़ी साल बीत गए, 8-10 साल बीत गए। अजय को अब पैसे की जब ज़रूरत महसूस हुई तो वो रमेश के पास पहुंचा कि भाई हमारे पैसे वापस कर दीजिए। अब रमेश के पास यहाँ जब वो पहुंचेगा तो उसका दो पॉसिबिलिटी है, या तो रमेश उसका पैसा वापस कर देगा और या रमेश उसका पैसा वापस नहीं करेगा, है ना। रमेश पैसा वापस दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर भाई पैसा वापस दे दिया तो बात ही खत्म हो गई, तो हम इसे लिमिटेशन एक्ट को पढ़ते ही नहीं। और अगर पैसा वापस नहीं देता और कहता है कि जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो, अगर उसने रमेश ने ऐसा बोल दिया तो उस केस में क्या होगा? पहले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पैसा वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अजय दूसरे केस में क्या करेगा? मान लीजिए भाई रमेश ने पैसा लिया था, लेकिन रमेश अब धमकी दे रहा है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेंगे। तो भाई अजय भी तो चाहेगा ना उसका पैसा वापस मिले, तो वो क्या करेगा? किसी वकील के पास जाएगा। वो अपने वकील के पास पहुंचा अब, है ना। अजय जो है अपने वकील के पास पहुंचता है, वो कहता है कि जो है तुम कोर्ट में केस करो और रमेश से मुझे पैसा मेरा वापस दिलवाओ। ठीक है, तो लॉयर ने कहा कि हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो लॉयर ने जो बात कही, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर समझिए। योर राइट टू रिकवर लोन फ्रॉम रमेश इज स्टिल अवेलेबल, मतलब जो रमेश से लोन है उसको रिकवर करने का जो तुम्हारा अधिकार है, रमेश से जो पैसा रमेश ने लिया है उसको रिकवर करने का जो तुम्हारा अधिकार है वो तुम्हें अब उपलब्ध है। लेकिन रेमेडी टू रिकवर लोन इज नॉट अवेलेबल, लेकिन जो रिकवरी करने के लिए जो रेमेडी है, जो सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको क्रिटिकल लगे रही, अभी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रमेश से 2 लाख रुपए जाए, अजय जाए मारे पीटे और उसको जो है बंदी बना ले और कहे कि 2 लाख रुपए दे दो, तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसका अधिकार है कि वो अपने लोन को रिकवर कर सकता है। मारने पीटने का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे भी जाए रमेश के पास में तो वो पैसे अपने मांग सकता है, यानी रमेश के पास खड़े होकर के यदि वो 2 लाख रुपए अपने रिकवर करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। किसका? अजय का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट कचहरी यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकती, रेमेडी यहाँ पर नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती उसका कारण अभी हम समझेंगे। बट रेमेडी टू रिकवर लोन इज नॉट अवेलेबल, अब रेमेडी अवेलेबल नहीं रह गई, अधिकार बचे हैं लेकिन रेमेडी नहीं बची है। रेमेडी क्या होती है, मतलब सोल्यूशन क्या है, उपाय क्या है? उपाय था कि हम कोर्ट में केस करते, सूट फाइल करते कोर्ट में या केस फाइल करते, अब वो उपलब्ध नहीं है। पर ऐसा क्यों हुआ? अजय अब गुस्से में आया, कह रहा है मजाक कर रहे हो क्या, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तुमको देख लूंगा, और रमेश से पहले तो मैं वकील साहब को ही देखूंगा, मतलब ही गॉट एंग्रीड ओवर देयर ना। तो अजय ने कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या बात कर रहे हो, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अगर मेरा राइट बचा हुआ है रिकवर करने का मेरे डेट को,
तो फिर मैं यहाँ पर कानून मुझे इसकी रिकवरी में हेल्प क्यों नहीं कर सकता है? मतलब अगर मेरा अभी आपने कहा वकील साहब कि मेरे राइट जो हैं वो डेट को रिकवर करने के सुरक्षित हैं, अवेलेबल हैं, तो भाई कोर्ट क्यों नहीं मदद कर रहा है? तो उस पे लॉयर ने कहा यस, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आपका राइट जो है रिकवरी ऑफ डेट इज स्टिल अवेलेबल, मतलब आप अभी भी अपना उधार जो है रिकवर कर सकते हैं, इस बात का अधिकार आपका अभी उपलब्ध है। गो अहेड एंड रिकवर इट फ्रॉम रमेश, तो आप आगे बढ़ो और जा करके रमेश से रिकवर कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंस यू हैव नॉट अप्रोच्ड कोर्ट विद इन 3 years फ्रॉम ड्यू डेट, सो वी कांट फाइल अ सूट रेमेडी अगेंस्ट रमेश। अब यहाँ आई वो असली बात ना, लेकिन चूंकि आपने क्या किया, कोर्ट के पास आप 3 साल के अंदर नहीं गए ड्यू डेट से। ड्यू डेट कब थी? 1 जनवरी 2022 थी। 1 जनवरी 2022 से अगर 3 साल के अंदर अंदर अगर आप कोर्ट में अप्रोच कर गए होते, मेरे पास आ गए होते, मैं कोर्ट चला गया होता, तो जो है हम कोर्ट में केस दायर कर सकते थे। लेकिन चूंकि आप 3 साल के अंदर अंदर नहीं गए, किस कब से? ड्यू डेट से, तो इसलिए हम सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। सूट क्या है यहाँ पर, या केस फाइल करना, मतलब रेमेडी अवेलेबल है। देखिए मतलब कहने का यही, अब जो मैंने आपको समझाया था ना कि आपका जो रिकवरी ऑफ डेट का जो अधिकार है, अधिकार या राइट है, वो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन रेमेडी जो है आपकी, रेमेडी का अधिकार खत्म हो गया है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि अब आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड? देखिए ऐसा इसलिए होता है, जैसे समझिए, मान लीजिए जो है एक एक बैंक है, ठीक है, और एक कस्टमर है। मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंडफादर ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक ने उसकी रिकवरी नहीं की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्रैंडफादर ने लोन लिया, 3 साल बाद उसकी रिकवरी हो जानी चाहिए थी, अकाउंट एनपीए गया, सेटलमेंट कभी हुआ नहीं, लोन पर ब्याज चलती रही, वो बात कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन बैंक ने आपको अप्रोच कभी नहीं किया। अब आपके ग्रैंडफादर की पूरी उम्र निकल गई, आपके फादर साहब की भी पूरी उम्र निकल गई, और करंटली आप भी मान लीजिए 30-35 साल के हैं। तो अब जो लोन मान लीजिए 1 लाख रुपए का ग्रैंडफादर ने लोन लिया था, वो हो सकता है उसका टोटल मिला करके 50-60 लाख रुपए का रिकवरी हो जाए। अब मान लीजिए कि अगर अचानक से बैंक को होश आए कि अरे इस आदमी से, इसके ग्रैंडफादर ने लोन लिया था, अब इसका जो बेटा है वो कमा रहा है, इसका जो मतलब पोता है वो कमा रहा है, तो हम उसको अप्रोच करते हैं। तो अगर वो आपके पास आ जाए और बोले कि आपके ग्रैंडफादर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया था और आपको उसे चुकाना है, और अभी करंटली आपको 50 लाख रुपए चुकाने हैं, तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या स्थिति गुजरेगी। मतलब कहने का ये है कि बैंक या कोई पर्सन जिसने उधार दिया वो बेहोश नहीं हो सकता। आप भूल गए, आप भूल ही गए, और जब आपको याद आए तब आप वसूलेंगे, मेरी 7 पीढ़ियों बाद मेरे से पैसा वसूलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एक लिमिट लगा दी जाती है कि भाई अगर ऐसा केस है तो इतने समय के अंदर में अगर आप बात करोगे तो आपको कोर्ट हेल्प करेगा, अदरवाइज हम हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 जनरेशन बीत गए और मुझे याद आ रहा है कि रमेश ने मेरे पापा के पापा से जो है लोन लिया हुआ था, अब मैं चाह करके रिकवरी करूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज, अब यही जो बात मैंने आपको कही लिमिटेशन, अब आप देखिए यही लिमिट हो गई, लिमिटेड कर दिएगा, लिमिटेशन लगा दी गई कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको ये अधिकार नहीं मिलता, ये रेमेडी नहीं मिलती है, दैट इज लिमिटेशन। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें कि लिमिटेशन एक्चुअल में होता क्या है। ओके, अब सो लिमिटेशन पीरियड बार द रेमेडी टू रिकवर द डेट बट इट डज नॉट टेक अवे द राइट ऑफ रिकवरिंग द डेट। तो ये लैंग्वेज है, मतलब कि राइट जो आपका डेट की रिकवरी का जो राइट है वो आपके पास रहता है, लेकिन रेमेडी जो है आपकी नहीं रह जाती। रेमेडी जो मिलनी चाहिए आपको, कोर्ट में केस करने का अधिकार होना चाहिए, वो लिमिटेशन पीरियड जो है उसे खत्म कर देता है लिमिटेशन पीरियड के बाद में। अजय आज कैन आई एक्सटेंड द लिमिटेशन पीरियड। अब अजय ने पूछा क्या लिमिटेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता था, यदि मैं थोड़ा पहले होश में आया होता तो क्या ये पॉसिबल था? तो लॉयर ने कहा हाँ ये पॉसिबल है। इवन अगर पार्शियल पेमेंट भी आपने रमेश से ले ली होती, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने उधार दिया था, 500 रुपए भी अगर आपने कभी बीच में ले लिए होते उससे, तो उससे भी जो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये है, मतलब एक छोटी सी कन्वर्सेशन के थ्रू हमने ये समझा कि लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। आई बिलीव कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी अजय ने जब लोन दिया 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए का, तो 2 साल का उसने 2 साल बाद चुकाना था, तो 1 जनवरी 2022 को वापस करना था। अब इसके 3 साल तक लिमिटेशन पीरियड यही कह रहा है कि 3 साल तक, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग केसेस के लिए लिमिटेशन पीरियड अलग अलग होता है, अभी हम आगे समझेंगे भी उसको, लेकिन फिलहाल इस एग्जांपल में हम ये मान लेते हैं कि 3 साल तक ही लिमिटेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2025 तक, है ना,
3 साल बीतेगा 1 जनवरी 2025 तक, यदि आप कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं तो कोर्ट आपकी मदद करेगा, वहाँ आप केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं और रमेश से पैसा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन यदि 1 जनवरी 2025 बीत जाती है तो कोर्ट आपकी बातों को एंटरटेन नहीं करेगा। यही इस बात की लिमिट है, यही इसका लिमिटेशन है ना। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, आपने कोई फ्रिज खरीदा, वो फ्रिज डिफेक्टिव है ना, फ्रिज कैसा है, डिफेक्टिव है। अब जब आपने देखा कि ये फ्रिज हमारा डिफेक्टिव है, नॉर्मली आदमी खरीदता है, उसके 1-2 दिन में उसे पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप जो है आपने कुछ नहीं किया, 10 साल बाद जो है आपको याद आता है कि जो मैंने फ्रिज खरीदा था वो डिफेक्टिव था, चलिए कंज्यूमर कोर्ट चलते हैं और इस कंपनी को बताते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, है ना। तो आप कंज्यूमर कोर्ट अब अप्रोच करेंगे तो कंज्यूमर कोर्ट में भी लिमिटेशन पीरियड ये है कि जब काज ऑफ एक्शन हुआ है, जिस डेट को आपको ये पता चला है कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसके विदिन 2 ईयर्स ही आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिमिटेशन क्या होगी, कंज्यूमर कोर्ट केस में 2 साल की लिमिटेशन पीरियड होगी। यानी कि जब आपको ये पता चला कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो काज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर अंदर ही आपको वहां पहुंचना होगा। ऐसा नहीं है कि पिताजी ने फ्रिज खरीदा था, वो खराब था और अब मैं सू करूं उस कंपनी को, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। इसीलिए एक लिमिटेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाया गया है फ्रेंड्स। ओके, नाउ आई बिलीव कि आपको लिमिटेशन क्या होती है ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने लिमिटेशन एक्ट देखा, लिमिटेशन एक्ट 1963 में आया था, ये 1 जनवरी 1964 से एप्लीकेबल है और पूरे देश में एप्लीकेबल है। फिर एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि लिमिटेशन होता क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, इससे पहले कि हम और चीज़ों को समझें। देखिए मॉर्टगेज के केस में जो रिलेशनशिप होती है बैंक और कस्टमर की, जो कस्टमर होता है फ्रेंड्स वो मॉर्टगेजर होता है और जो बैंक होता है फ्रेंड्स वो मॉर्टगेजी होता है ना। ये हमने बैंक कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, हाइपोथेकेशन के केस में, है ना, प्लेज के केस में, इन सभी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा। जो कस्टमर होता है मॉर्टगेजर होता है ना, OR लगाते हैं, और जो बैंक होता है उसे मॉर्टगेजी कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जो है फोरक्लोजर और रिडीम्शन के बारे में। तो समझ लेते हैं कि फोरक्लोजर क्या होता है और रिडीम्शन क्या होता है। ओके, द राइट ऑफ फोरक्लोजर इज काउंटर पार्ट ऑफ राइट ऑफ रिडीम्शन। जो फोरक्लोजर होता है का अधिकार होता है वो रिडीम्शन का ही काउंटर पार्ट होता है। अब सवाल ये है कि फोरक्लोजर होता क्या है। मोर्टगेजर यानी कस्टमर गेट ए राइट ऑफ रिडीमिंग हिज सिक्योरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ डेट अमाउंट। एक एग्जांपल से समझेंगे, ये मोर्टगेज के केस में ही लागू होगा फ्रेंड्स। ओके, राइट ऑफ फोर क्लोजर और रिडीम्शन मोर्टगेज के केस में आता ही है। मान लीजिए आपने एक घर जो है गिरवी रखा हुआ है, यानी मोर्टगेज कर रखा है कस्टमर ने 50 लाख रुपए का लोन लेकर के, 50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और बदले में घर को अपने मोर्टगेज कर रखा है बैंक के नाम पे। ओके, तो मोर्टगेजर जो होता है कस्टमर जिसने इसको मतलब मोर्टगेज किया हुआ है, उसको इस बात का अधिकार होता है कि वो जब चाहे 50 लाख रुपए का लोन और प्लस बैंक का मान लीजिए 20 लाख का इंटरेस्ट है, यदि कस्टमर आज 70 लाख रुपए चुका दे बैंक को तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। यही होता है राइट ऑफ रिडीम्शन। यानी आपने बैंक का पैसा चुकाया तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ रिडीमिंग। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। जो मोर्टगेजर है या जो कस्टमर है, ठीक है, उसे अधिकार होता है रिडीम करने का अपनी प्रॉपर्टी को, या सिक्योरिटी जिसे कहेंगे, सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी एक ही बात होगी यहाँ पर, आफ्टर पेमेंट ऑफ डेट अमाउंट। जो भी उधारी है ब्याज और मूलधन मिला करके उसको आप चुकाते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी रिडीम कर सकते हैं, बैंक से, बंधक से छुड़वा सकते हैं। उसी तरीके से मोर्टगेजी जो होता है, जो बैंक होता है, हैज राइट ऑफ फोरक्लोजर। फोरक्लोजर होता है फ्रेंड्स कब्जे में लेना, है ना, कब्जा कर लेना। ओके, एंड सेल इन डिफॉल्ट ऑफ रिडीम्शन बाय मोर्टगेजर। देखिए बैंक को अधिकार है कि वो चाहे तो जो प्रॉपर्टी है या जो उस कस्टमर का घर है उसको कब्जे में ले ले, सीज कर ले या बेच दे। लेकिन कब बेचेगा, बैंक का ये अधिकार तब शुरू होगा जब कस्टमर डिफॉल्ट कर दे, पैसे वापस ना करे, उस केस में। ओके, देखिए कस्टमर को जो अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने का, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आज कस्टमर ने 50 लाख का लोन लिया, कल उसने 51 लाख रुपए लौटाए बैंक के, उसकी प्रॉपर्टी रिडीम हो गई। लेकिन बैंक के केस में बैंक जो है उसे फोरक्लोजर तभी कर सकता है या बेच तभी सकता है जब कस्टमर या मोर्टगेजर के द्वारा डिफॉल्ट कर दिया जाए। जब तक डिफॉल्ट नहीं करता है, कस्टमर टाइम टू टाइम EMI पे कर रहा है, तो बैंक को इस बात का बिल्कुल अधिकार नहीं है। भले ही प्रॉपर्टी हमारे पास बंधक है लेकिन हम उसको बेच नहीं सकते, उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। रिडीम्शन का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा लेना, रिडीम कर देना, है ना। फोरक्लोजर का मतलब होता है उसको कब्जे में लेना और बेच देना। तो रिडीम करने का अधिकार किसको होता है,
कस्टमर को। रिडीम्शन कौन करता है? कस्टमर करेगा, अपना पैसा चुकाएगा और घर वापस लेगा। फोरक्लोजर कौन करेगा? बैंक करेगा। जब कस्टमर पैसा नहीं वापस कर रहा है तो उसको कब्जे में लेना और बेचने का अधिकार बैंक को हो जाता है। आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे डिक्री की। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, डिक्री क्या होता है? डिक्री या जजमेंट दोनों एक ही बात होती है। क्या होता है? किस मतलब जो है कोर्ट का जो निर्णय होता है उसे जजमेंट भी कह सकते हैं या उसे डिक्री भी कह सकते हैं। तो एक शब्द आएगा यहाँ पर, आगे हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम चाहें तो ऐसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केस में लिमिटेशन पीरियड 12 साल होती है। आप हो सकता है रट्टा भी मार लो, लेकिन चीज़ों को जब समझ लेते हैं तो वो थोड़ा भूलती कम है ना। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, जो लिटिगेशन होती है, कोई कानूनी कार्रवाई होती है फ्रेंड्स, उसमें 3 स्टेज होते हैं। एक तो इनिशिएशन ऑफ लिटिगेशन, एडजुकेशन ऑफ लिटिगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिटिगेशन। मतलब कहने का, आप जो है कहीं कोर्ट कचहरी में जाते हैं, लिटिगेशन करते हैं, तो 3 स्टेजेस होती हैं। पहला तो आप जो है केस की शुरुआत करते हैं, फिर केस का निर्णय आता है और जो निर्णय है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक तरीके से 3 स्टेज हो गए। शुरुआत की आपने केस की, केस का निर्णय आया और उस केस के निर्णय को इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने 5 लाख रुपए जो है आपसे लिए हुए हैं और आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में गए, आपने इनिशिएट किया कि 5 लाख रुपए मेरे वापस चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है 5 नहीं 4 लाख रुपए वापस कर दो। तो ये हो गया, इसका एडजुकेशन हो गया। और फिर अब 4 लाख रुपए जब कहा गया है, तो जिसने 5 लाख रुपए लिए थे उसको 4 लाख रुपए वापस करने होंगे। जब वो 4 लाख वापस कर देगा तो उसे इम्प्लीमेंटेशन फेज कह देते हैं। और ये जो लास्ट स्टेज होती है फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन वाली, द लास्ट स्टेज ऑफ लिटिगेशन, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिटिगेशन इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन। तो इसे ही एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहते हैं। मतलब कहने का, जब आप कोर्ट के आदेश के की पालन कर देते हैं तो उसे ही एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहते हैं। वंस अ डिक्री और जजमेंट इज पास्ड बाय अ कोर्ट, एक बार जो है कोर्ट के द्वारा जजमेंट या डिक्री पास कर दी जाती है, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम द जजमेंट इज पास्ड। तो ये जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन हो जाती है उस पर्सन की जिसके अगेंस्ट में जजमेंट पास किया जाता है। जिसके अगेंस्ट में पास किया जाता है उसे फ्रेंड्स जजमेंट डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जजमेंट डेटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि उधार लिया हुआ है इसलिए डेटर कहेंगे, जजमेंट उसके ऊपर आया है इसलिए उसे जजमेंट डेटर कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए ने 5 लाख रुपए उधार लिया हुआ है बी से, 5 लाख रुपए ए ने लिया हुआ है, तो ए हो गया डेटर और बी हो गया क्रेडिटर, है ना। बी क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ ए के प्रति, ए के खिलाफ जो है अगेंस्ट होम जजमेंट आएगा तो ए के अगेंस्ट में आएगा, तो ए को पैसा देना होगा बी को फ्रेंड्स। ओके, तो एक बार जो है कोर्ट ने डिक्री या जजमेंट पास कर दिया तो ये उस पर्सन की ऑब्लिगेशन हो जाती है जिसके अगेंस्ट जजमेंट आया है, जिसे हम जजमेंट डेटर कहते हैं, टू गिव इफेक्ट टू डिक्री सो एज टू इनेबल द डिक्री होल्डर टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ जजमेंट, है ना। तो उसे उस जो डिक्री आई है या जो जजमेंट आया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने कहा कि ए 4 लाख रुपए आप बी को पे कर दीजिए, तो अब ए को जो है 4 लाख रुपए बी को पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया गिव इफेक्ट करना, मतलब डिक्री को पालन करना, और बी ताकि उस बेनिफिट को एंजॉय कर सके जिसके लिए उसे जजमेंट या डिक्री मिली हुई है। क्लियर हो गई फ्रेंड्स बात जो है ना। बाय एग्जीक्यूशन अ जजमेंट डेटर इज कंपेल्ड टू कैरी आउट द मैंडेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो मतलब एग्जीक्यूशन अगर कर रहा है इसका मतलब वो जजमेंट डेटर जो उधार लिया हुआ है उसको ये कंपलसरी हो जाता है कि वो जो है डिक्री या ऑर्डर जो का मैंडेट है, जो कानून आया हुआ है, जो बात कही गई है, उसको वो फुलफिल करे। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। आई बिलीव इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। देखिए, मोर्टगेजर क्या होता है? मोर्टगेज के केस में कस्टमर जो होता है मोर्टगेजर होता है और बैंक मोर्टगेजी होता है। राइट ऑफ फोरक्लोजर की बात करें तो फोरक्लोजर का मतलब होता है अगर कस्टमर पैसा ना वापस करे तो बैंक उसके घर को कब्जे में ले ले, उसे फोरक्लोजर कहते हैं। रिडीम्शन का मतलब होता है कस्टमर ने अपने सारे पैसे चुकाए और बदले में अपना घर गिरवी से छुड़ा लिया, उसे रिडीम्शन कहते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब होता है जो कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन ही एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहलाता है। इतनी सी बात ध्यान रखिए। अब बात करेंगे फ्रेंड्स लिमिटेशन पीरियड की। लिमिटेशन पीरियड मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि कभी भी आप जो है सो करके उठेंगे और कोर्ट में जाकर के केस करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको विद इन अ टाइम फ्रेम अपनी बात को कोर्ट के सामने रखना होता है, वही लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन पीरियड मीन्स पीरियड विद इन व्हिच अ केस इज टू बी फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर द ड्यूज ऑफ बैंक, है ना। तो लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड होता है विद इन व्हिच अ केस इज टू बी फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में आपको केस फाइल कर देना उतने समय पीरियड के दौरान ताकि बैंक अपने ड्यूज को रिकवर कर सके या कोई कस्टमर भी अपना कर सकता है। तो ये लिमिटेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट हो सकता
मतलब यही लिमिटेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट है। नो लिमिटेशन पीरियड, ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ों में लिमिटेशन पीरियड होता ही नहीं है। लियन में कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, प्लेज में कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, राइट ऑफ सेट ऑफ में कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपके पास में कोई चीज़ प्लेज करी हुई है। प्लेज किसको करते हैं फ्रेंड्स, याद कीजिए। प्लेज का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। प्लेज का बेस्ट एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स गोल्ड लोन। याद कीजिए, गोल्ड लोन होता है ना, यहाँ पर जी है और यहाँ पर गोल्ड लोन। देखिए गोल्ड लोन के केस में क्या होता है, याद कीजिए, गोल्ड लोन के केस में क्या होता है, आप गोल्ड ले जा करके बैंक में रख देते हैं। तो यानी पोजेसन बैंक के पास होता है और ओनरशिप कस्टमर के पास रहती है ना। तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपके पास ला करके गोल्ड रख दिया है और वो आपके पैसे नहीं चुका रहा है, तो बैंक कभी भी जो है पूरे 100, 150, 200 साल जब भी चाहे तब जाकर के कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, कोई रुकावट नहीं है। नो लिमिटेशन पीरियड फॉर लियन, नो लिमिटेशन पीरियड फॉर प्लेज, राइट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, तो प्लेज लियन क्या होता है फ्रेंड, जब भी मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में आपने 20 लाख रुपए की एफडी दे दी है, तो बैंक क्या करता है, इस 20 लाख रुपए की एफडी पर लियन मार्क कर देता है। उससे क्या होगा, मान लीजिए कभी आप ये एफडी 20 लाख रुपए की तोड़वाने आएंगे, बैंक को हमेशा याद नहीं रहेगा कि आपने 20 लाख रुपए की एफडी इस 50 लाख की मतलब जो है लोन के अगेंस्ट की है। आप चालाकी करोगे, बाद में जाओगे कि लाओ मेरी 20 लाख रुपए की एफडी मुझे मैच्योर हो गई है, वापस दे दो। तो जब बैंक जो है आपको पेमेंट करने लगेगा तो वहाँ बताएगा कि ये लियन मार्क है और पेमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, लियन किस बात के लिए मार्क है, उस 50 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट में। ये हो गया लियन। राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब होता है बैंक को इस बात का अधिकार होता है कि मान लीजिए आप ए के नाम पर एक लोन का अकाउंट है और ए के नाम पर एक सेविंग का अकाउंट है, तो बैंक चाहे तो इस सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल करके अपने लोन अकाउंट में डाल सकता है। इस बात का अधिकार राइट ऑफ सेट ऑफ होता है। अगर ये राइट ऑफ सेट ऑफ ना होता तो लोन का अकाउंट ए के पास होता और सेविंग अकाउंट भी जो है ए का बैंक के पास होता। यदि ये अधिकार ना होता फ्रेंड, तो बैंक कभी भी ए के खाते से पैसे निकाल करके ए के खाते में नहीं डाल, अब मतलब लोन अकाउंट में नहीं डाल सकता था। इस चीज़ को बचाने के लिए राइट ऑफ सेट ऑफ का रूल लाया गया है, ताकि बैंकों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोन, डिफरेंट मतलब लोन होगा, बातें होंगी, है ना, और उनके लिमिटेशन पीरियड की। तो यहाँ पर मैंने पहले 3 साल ही रखे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो पहले जो इनमें है बात, जैसे अगर कोई डिमांड लोन है तो उसका 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ लोन, लोन की डेट से 3 साल तक इसका लिमिटेशन पीरियड की बात हो रही है। डिमांड लोन के केस में अब आपको क्या करना है, ये पूछा जाता है फ्रेंड, याद रख करके जाइएगा कि डिमांड लोन के केस में 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ लोन है लिमिटेशन पीरियड। डिमांड प्रोमिजरी नोट, जिसे डीपीएन कहते हैं, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिजरी नोट। डिमांड बिल अगर है, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बिल। यूसांस बिल आर प्रोमिजरी नोट, है ना, ये इस केस में 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ बिल आर प्रोमिजरी नोट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ कह रहा है डिमांड बिल के केस में डेट ऑफ बिल से 3 साल, यूसांस बिल के केस में कह रहा है ड्यू डेट से 3 साल। ओके, तो यूसांस बिल होता क्या है वैसे अगर हम बात करें तो देखिए, एक होता है डिमांड बिल, मतलब मैंने आपको बिल दिखाया, उसमें 5,000 रुपये लिखे हुए हैं, आपको तुरंत ही पेमेंट कर देनी है, दैट इज कॉल्ड डिमांड बिल। मैंने डिमांड की, आपने पेमेंट कर दी, दैट इज डिमांड बिल। और यूसांस बिल वो होता है जिसकी पेमेंट बाद में होती है। मैंने आपको 5,000 रुपये का जो है एक बिल दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको 4 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो ऐसे बिल को फ्रेंड्स हम यूसांस बिल कह देते हैं। क्लियर हो गया, डिमांड बिल जिसे तुरंत पे करना पड़ता है। अब चूंकि तुरंत पे करना है इसलिए डेट ऑफ बिल से 3 साल का समय दिया गया। यूसांस बिल में अब मान लीजिए 6 महीने का टाइम आपने दिया हुआ है, तो वो 6 महीने ड्यू डेट हो जाएगी, आफ्टर दैट 3 साल का समय मिलेगा। देखिए ड्यू डेट प्लस 3 ईयर्स मिल जाएगा, तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। टर्म लोन के केस में क्या होता है, हर एक इंस्टॉलमेंट के ड्यू डेट से 3 साल का समय मिलता है। टर्म लोन के केस में क्या होता है, ईच इंस्टॉलमेंट से हर एक इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट होगी, मान लीजिए 15 मई है, ये इंस्टॉलमेंट की डेट 15 मई है, तो 15 मई जो ये 15 मई वाली डेट का इंस्टॉलमेंट है, इसका 3 साल तक लिमिटेशन प्लस 3 साल। अगर मान लीजिए अगली जो ड्यू डेट है वो 15 जून है, तो 15 जून से 3 साल इस वाले ईएमआई के लिए, समझ रहे हैं, इस वाली ईएमआई के लिए 15 मई से 3 साल, इस वाली ईएमआई के लिए 15 जून से 3 साल, अगली वाली 15 जुलाई से 3 साल, ऐसे होता है। हर एक मतलब हर एक ईएमआई पर लिमिटेशन पीरियड रहता है। जो कैश क्रेडिट होता है फ्रेंड्स और ओडी होता है, ये 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। सीसी और ओडी जो होता है फ्रेंड्स, उसमें 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, ओडी में ही 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद में आता है बीजी, बैंक गारंटी, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद में फिर आता है मॉर्गेज, मॉर्गेज के केस में 12 साल होता है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से। तो ये हो गया फ्रेंड, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, डिमांड लोन के केस में जिस डेट को लोन किया गया उसके 3 साल, डिमांड प्रोमिजरी नोट के जिस डेट का डिमांड प्रोमिजरी नोट है उससे 3 साल का मौका मिलता है। डिमांड बिल जिस डेट का बिल है उससे 3 साल। यूसांस बिल ड्यू डेट से अगले 3 साल का टाइम मिलता है।
टर्म लोन के केस में हर एक इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट से 3 साल का टाइम मिलता है। सीसी और ओडी के केस में और बैंक गारंटी के केस में, इन तीनों केसेस में जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट है उससे 3 साल का समय हमें दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मॉर्गेज के केस में। मॉर्गेज केस में जिस डेट को डॉक्यूमेंट बने हैं उससे 12 साल का समय मिलता है। मॉर्गेज के केस में याद रखिए कि बहुत ज़्यादा पूछा था। मॉर्गेज के केस में लिमिटेशन पीरियड कितनी है, तो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 12 साल का समय और दिया जाता है। अब बात करते हैं रिडीम्शन की। मैंने आपको रिडीम्शन समझाया हुआ है। जब कस्टमर अपना पैसा चुका देगा तो बैंक को उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिडीम्शन। तो इसमें डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 30 साल का समय मिलता है। कस्टमर अगर चाहे कोर्ट में जाना तो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 30 साल के बीच में कभी भी जा सकता है रिडीम्शन के केस में, और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 30 साल के बीच में कभी भी फोरक्लोजर के केस में भी जाया जा सकता है। रिडीम्शन और फोरक्लोजर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के कोई ड्यूज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज हों, उसमें भी लिमिटेशन पीरियड जब से लिमिटेशन स्टार्ट होती है उससे 30 साल का समय मिलता है। ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ड्यूज के केस में लिमिटेशन पीरियड 30 साल होता है। अगर किसी कस्टमर के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रह गया है, ओके, और उसने जिस डेट को डिमांड किया उस डिमांड की डेट से अगले 3 साल तक वो कभी भी कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। लिमिटेशन पीरियड का ये होता है, ठीक है। लॉस ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड की वजह से जो आप लॉस हुआ उसकी रिकवरी अगर आप करवाना चाहते हैं तो जिस डेट को जो है फ्रॉड की डिटेक्शन हुई है उससे अगले 3 साल के अंदर आप कभी भी कोर्ट में कस्टमर जाकर के सूट फाइल कर सकता है। सूट फाइल फॉर पर्सनल डिक्री और फाइनेंशियल डिक्री, तो अगर कोई फाइनेंशियल डिक्री या पर्सनल डिक्री या जजमेंट आया है कोर्ट का तो उसमें डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 3 साल का समय मिलता है। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मैंने आपको समझाया था पूरा टॉपिक। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब क्या होता है, तो इसमें डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 12 साल का समय मिलता है। अगर कस्टमर कंप्लेंट करना चाहता है कंज्यूमर कोर्ट में तो कोर्स ऑफ एक्शन से 2 साल का उसे समय मिलता है। तो ये हो गए फ्रेंड जो है वेरियस जो हमने बातें कर ली, मतलब डिफरेंट जो है जो लोन होते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं, उसमें कितना समय मिलता है हमको कोर्ट में केस करने के लिए, या लिमिटेशन पीरियड क्या होता है उसके बारे में बात कर ली। तो देखिए मॉर्गेज के केस में 12 साल होता है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से। रिडीम्शन फोरक्लोजर गवर्नमेंट ड्यूज के केस में 30 साल का समय मिलता है। लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन पीरियड 30 साल होता है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा अगर चाहे कस्टमर अपना लेना तो जिस डेट को उसने बैंक से डिमांड की है उसके अगले 3 साल के अंदर कभी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अगर आप फ्रॉड में रिकवरी करना चाहते हैं लॉस की, फ्रॉड की वजह से, तो जिस डेट को फ्रॉड डिटेक्ट हुआ उसके अगले 3 साल तक कोर्ट में केस किया सकता है। अगर कोई जो है पर्सनल डिक्री हुई है या फाइनेंशियल डिक्री हुई है, कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है उसके अगेंस्ट में अगर आप सूट फाइल करना चाहते हैं तो जिस डेट का डॉक्यूमेंट है उससे 3 साल का समय मिलता है। डिक्री के एग्जीक्यूशन के केस में 12 साल का समय मिलता है। देखिए 12 साल का समय 2 जगहों पर है, डिक्री के एग्जीक्यूशन के केस में और साथ ही साथ में मॉर्गेज के केस में। ओके, तो ध्यान रखिएगा मॉर्गेज के केस में, डिक्री के एग्जीक्यूशन के केस में 12-12 साल का समय है। 3 केसेस में फ्रेंड्स आपका 30 साल का समय है, रिडीम्शन, फोरक्लोजर और गवर्नमेंट ड्यूज के लिए। बाकी ज़्यादातर आपके 3 साल ही हैं। केवल एक है कंज्यूमर कोर्ट में अगर आपको केस फाइल करना है तो कोर्स ऑफ एक्शन, जिस डेट को आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में पता चला उसके अगले 2 साल में आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है। तो क्लियर हो गई फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हमने मतलब भर की चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हमने बात की थी कि क्या लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया सकता है, तो यस 3 तरीके हैं फ्रेंड्स जो है पॉसिबल हैं जिससे आप लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप एक डेट का एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए कस्टमर से, उससे भी एक्सटेंड हो जाता है। मतलब मान लीजिए जैसे 2 साल में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था, 3 साल पूरे होने से पहले उससे एक और साइन करवा लीजिए कागज़ पे जिसमें वो ये कह दे कि हाँ मैंने आपसे उधार ले रखा है, तो उससे भी लिमिटेशन पीरियड अगले 3 साल के लिए बढ़ जाता है। या उससे पार्ट पेमेंट या पार्शियल पेमेंट ले लीजिए या बैलेंस कंफर्मेशन अगर आप ले लेते हैं कस्टमर से, तो इन तीनों केसेस में लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाता है। और जो एओडी यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट या पीपी पार्शियल पेमेंट या पार्ट पेमेंट जिसे कहते हैं, शुड बी टेकन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन के एक्सपायर होने से पहले ही कस्टमर से कलेक्ट कर लेना चाहिए। अब कुछ और जनरल गाइडलाइन की हम बात करेंगे लिमिटेशन से रिलेटेड। मान लीजिए जो है एक्सपायरी डेट ऑफ लिमिटेशन जब है उस दिन कोर्ट बंद है किसी वजह से, जिस दिन लिमिटेशन मान लीजिए 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था और 3 साल में जब आप मतलब जो है अप्लाई करने गए तो पता चल रहा है कि कोर्ट आज बंद है, तो उस केस में क्या होगा, क्या हम जो है मतलब छुट्टी से पहले ही चले जाएं कोर्ट या बाद में जाएं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपायरी डेट के दिन, लिमिटेशन की एक्सपायरी डेट के दिन अगर कोर्ट क्लोज है तो जब भी कोर्ट खुलेगा नेक्स्ट वर्किंग डे, मान लीजिए 15 दिन के लिए कोर्ट बंद है तो 16वें दिन है ना, हॉलीडे जब खत्म होगा तो जब भी कोर्ट ओपन होता है उस दिन आप जो है कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं या लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए आगे बात बना सकते हैं ना। अगर कई सारे पार्टनर्स ने एक जो है डॉक्यूमेंट पर साइन किया हुआ है, मान लीजिए ए ने 10 तारीख को किया, बी ने 12 तारीख को किया, सी ने 15 तारीख को किया,
इसने 10 को, इसने 12 को, इसने 15 को, तो लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 10 तारीख से या 15 तारीख से। तो ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट में जिसने सिग्नेचर किया है वहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, यानी सी ने 15 तारीख को अगर साइन किया तो 15 तारीख से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। अगर बहुत सारे पार्टनर साइन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पर अलग अलग डेट्स में, तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है लास्ट डेट से, जब लास्ट पर्सन ने साइन किया हुआ है। इफ बैलेंस कंफर्मेशन साइंड बाय वन ऑफ द जॉइंट बारोअर और वन ऑफ द पार्टनर, देन लिमिटेशन विल बी एप्लीकेबल अगेंस्ट बोथ द बारोअर। अब मान लीजिए बैलेंस कंफर्मेशन जो है साइन की है, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तीनों ने मिलकर के आपसे लोन लिया हुआ है और आपने उनसे बैलेंस कंफर्मेशन केवल ए से साइन करवा लिया। मान लीजिए ए ने बैलेंस कंफर्मेशन पर साइन कर दिया, तो जो लिमिटेशन है वो लागू ए, बी, सी तीनों पर होगी, केवल ए पर लागू नहीं होती। ये बी ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बैलेंस कंफर्मेशन पर साइन ही नहीं किया है, इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। ये तीनों में से कोई एक भी व्यक्ति साइन कर देता है बैलेंस कंफर्मेशन पर, तो वो लिमिटेशन एक्ट जो मतलब लिमिटेशन जो है सभी के ऊपर लागू हो जाती है। ओके, अब जो हम ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कस्टमर के खाते से ऑटोमेटिक पैसा डेबिट होकर के लोन अकाउंट में चला आता है फ्रेंड्स, उसकी वजह से अगर कोई मतलब जो है पेमेंट आती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से, अगर लोन अकाउंट में कोई पैसा आता है तो उसे पार्ट पेमेंट माना जाता है और इससे भी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसके सेविंग अकाउंट से पैसा कट करके लोन अकाउंट में जाता था, अब उसने सेविंग अकाउंट में पैसा डालना बंद कर दिया, लेकिन मान लीजिए जो है गलती से उसने कभी 500 रुपये भी डाल दिए और जिसकी वजह से वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और लोन के खाते में 500 रुपये आ गए, तो इस वजह से जो पेमेंट आएगी उसे पार्शियल पेमेंट या पार्ट पेमेंट माना जाएगा और इस डेट से अगले 3 साल के लिए हमारा लिमिटेशन पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके, ये मतलब अगर 3 साल के लिए वो था जो लिमिटेशन पीरियड हम मान रहे हैं वो 3 साल का था, मतलब जितने साल के लिए लिमिटेशन पीरियड होगा उतने साल के लिए और बढ़ जाता है। इफ कंपनी शोज द डेट इन देयर बैलेंस शीट देन लिमिटेशन पीरियड गेट एक्सटेंडेड। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट होती है कंपनीज की, यदि उसमें जो है बैलेंस शीट तैयार करते समय यदि जो है कंपनी दिखा देती है कि हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे पास में 400 करोड़ रुपए का लोन है, तो अगर ऐसा दिखा भी देती है उस अपनी बैलेंस शीट में, तो भी लिमिटेशन पीरियड जो है फर्दर उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए पहले था, मान लीजिए 3 साल के लिए था, तो अगले 3 साल के लिए फिर से एक्सटेंड हो जाता है। लिमिटेशन पीरियड कैन बी रिवाइव बाई टेकिंग फ्रेश डॉक्यूमेंट्स। आप लिमिटेशन पीरियड को फ्रेश डॉक्यूमेंट लेकर के भी रिवाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर की। हमने ये देखा कि लिमिटेशन पीरियड किन किन के लिए नहीं होता है। लियन के केस में, प्लेज के केस में, राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में कोई जो है लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है। डिमांड बिल, डिमांड प्रोमिजरी बिल, डिमांड लोन, डिमांड प्रोमिजरी नोट और डिमांड बिल, इन तीनों केसेस में 3 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ, जो भी है लोन है तो लोन की डेट से 3 साल, डिमांड प्रोमिजरी नोट जिस डेट को बना उससे 3 साल, डिमांड बिल जिस डेट को बना उससे अगले 3 साल का हमें लिमिटेशन पीरियड मिलता है। यूसांस बिल के केस में जब ड्यू डेट है उससे अगले 3 साल का टाइम मिलता है। टर्म लोन के केस में हर एक इंस्टॉलमेंट पर हमें इंस्टॉलमेंट वाइज हमें मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड मिलता है और इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है उससे अगले 3 साल के लिए हमें लिमिटेशन टाइम मिलता है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बैंक गारंटी, इन सब में डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से अगले 3 साल का लिमिटेशन मिलता है। मोर्टगेज के केस में और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केस में हमें 12 साल का वक्त मिलता है। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केस में भी 12 साल जो है होता है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से, और मोर्टगेज के केस में भी 12 साल का समय मिलता है। 3 केसेस हैं फ्रेंड्स, देखिए प्रॉपर्टी के रिडेम्पशन में, फोरक्लोजर में और गवर्नमेंट के ड्यूज के केस में 30 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड होता है, ध्यान रखेंगे। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में अगर कस्टमर के पैसे रह जाते हैं और हम उसका पैसा वापस नहीं करते हैं जिस डेट को डिमांड करता है, तो उस डेट की डिमांड से अगले 3 साल के अंदर वो कभी भी कोर्ट में जा करके केस कर सकता है। कोई फ्रॉड हो गया है आपके खाते में जिसकी वजह से आपको जो नुकसान हुआ है उसके लिए अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो जिस डेट को फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है उसके अगले 3 साल तक आप कभी भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। आपके अगेंस्ट में कोई पर्सनल कोर्ट में डिक्री हुई है या कोई फाइनेंशियल डिक्री आपके लिए आई हुई है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप चाहते हैं कि हम मतलब केस करें जो है जा करके, तो अगले 3 साल तक डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से कभी भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और मोर्टगेज के केस में मैंने आपको बताया 12 साल का समय मिलता है, और अगर कंज्यूमर कोर्ट में आपको केस फाइल करना है तो कोर्स ऑफ एक्शन से अगले 2 साल के अंदर अंदर जा करके फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड करवाना है तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ले लीजिए, पार्शियल पेमेंट ले लीजिए, या फिर जो है बैलेंस कंफर्मेशन पर साइन करवा लीजिए। इन तीनों केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है। जनरल गाइडलाइन की बात करें तो लिमिटेशन पीरियड जो है जिस डेट को एक्सपायर हो रहा है उस डेट को अगर मान लीजिए कोर्ट बंद है हॉलीडे की वजह से, तो नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी होगा, जिस दिन अगली बार जो है कोर्ट खुलेगा, जब भी खुले 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तब आप जाकर के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। अगर बहुत सारे पार्टनर ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया हुआ है, तो जिस डेट को लास्ट पार्टनर ने साइन किया है, वहीं से ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। अगर बैलेंस कन्फर्मेशन पर कोई एक भी व्यक्ति साइन कर देता है, तो वो सभी के ऊपर लिमिटेशन लागू हो जाती है। ओके, उसके बाद में अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से अगर लोन अकाउंट में कोई भी पैसा क्रेडिट के रूप में आ जाता है, तो उसे पार्ट पेमेंट माना जाता है और इससे लिमिटेशन पीरियड जो है बढ़ जाता है ना? मतलब कहने का ये हुआ कि मान लीजिए अगर किसी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, हर महीने 5-5 हज़ार रुपए कट करके आपके उसमें जाता रहा है, मतलब सेविंग अकाउंट से कट करके लोन अकाउंट में आ रहा है, तो जितने 5-5 हज़ार आते जाएँगे, उसी हिसाब से वो जो है टाइम पीरियड उसका एक्सटेंड होता जाता है। ओके, क्लियर हो गई बात? और अगर जो है अपनी बैलेंस शीट में कोई भी कंपनी लिमिटेशन मतलब वो दिखा देती है कि हाँ, हमने इस बैंक से उधार लिया, वो उस डेट को केवल दिखा भर देती है, तो उससे भी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, या फ्रेश डॉक्यूमेंट लेकर के भी जो है आप लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स, जो है हमारी लिमिटेशन पीरियड के बारे में हमने काफ़ी सारी डिटेल में चर्चा की है। आई होप आप लोग पसंद आया होगा। थैंक यू।